आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2026 एग्जाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी। और ये स्ट्रेटजी आप जब हर टेस्ट में फॉलो करेंगे तभी आप नीट 2026 में 3rd मई को अप्लाई कर पाएंगे। तो बोलो, क्या आप फर्स्ट टेस्ट से ही फॉलो करेंगे क्या? पक्का? अगर आपने फर्स्ट टेस्ट से स्टार्ट करके लास्ट टेस्ट तक इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आप टॉप 1000 में रैंक लाएंगे। मान लीजिए आप में से किसी बच्चे के पहले टेस्ट में केवल 300 मार्क्स आते हैं, फिर भी आपको घबराना नहीं है। जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको अच्छे से फॉलो करना है और एग्जाम के लास्ट डे तक, मतलब अपने लास्ट मॉक टेस्ट तक फॉलो करना है। आपकी ऑल इंडिया में आराम से टॉप 1000 में रैंक आ जाएगी। सही है ना? देखो, मैं वो बात नहीं करूंगा टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100। आजकल आप जानते हैं नीट 2024 के बाद टॉप 50 में कैसे आ जाता है, तो हम रियलिस्टिक बात करेंगे। टॉप 1000 में आना आसान है, टॉप 50 में आना बहुत ज्यादा टफ है। पढ़ाई के साथ साथ तंत्र भी साथ में चाहिए, ठीक? और तंत्र अपने साथ नहीं है, समझे या नहीं समझे? तो हम ओनली टॉप 1000 की बात करेंगे और टॉप 1000 में रैंक आ गई तो आपको आराम से टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे हमेशा मुझे बोलते हैं सर जो आप स्ट्रेटजी बताते हो, आप बोलते हो टेस्ट के लिए रिवीजन मत करना, टेस्ट में नेगेटिव कम करना। जब हम ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो हमारे टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, 300, 350, 400, 450 ऐसे ही आएंगे। और फिर पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बोला लास्ट ईयर भी तेरा नहीं हो पाया, इस बार भी अगर तेरे 300, 400, 500 नंबर आएंगे नीट में सिलेक्शन कैसे होगा? यही बात आती कि नहीं आती? देखो, आपके पास एक मेथड है, या तो आपने जो लास्ट ईयर किया वही करते रहो। लास्ट ईयर क्या हुआ, आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कोचिंग के मॉक टेस्ट में 600, 650, इवन 680 प्लस 690 प्लस तक स्कोर करते थे। लेकिन नीट एग्जाम जैसे ही आया, रिजल्ट क्या रहा? 400, बिलो 450, बिलो 500, यानी नीट 2025 में फेल हो गए। क्या आपने सोचा कभी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप हमेशा क्या करते थे, कोचिंग मॉक टेस्ट के लिए पढ़ते थे, ना कि नीट के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक साल आप कोचिंग मॉक टेस्ट को देने की बजाय नीट के लिए पढ़े। अगर इस बार आप नीट के लिए पढ़ेंगे तो आपके नीट में 680 आएंगे, ठीक वैसे ही जैसे ही लास्ट ईयर आपके कोचिंग के मॉक टेस्ट में 650, 680 आते थे। समझे या नहीं समझे? भले ही पहले टेस्ट में आपके 300 आए, ठीक? ये बात आपको पेरेंट्स को समझानी पड़ेगी। भाई पेरेंट्स, एक तो आप अपने पेरेंट्स को समझाओ कि सर ने हमें जो मेथड बताया है हम उसे ही अच्छे से फॉलो करेंगे और अच्छी रैंक लाएंगे। एक तो मेथड ये पेरेंट्स को समझा दो। दूसरा मेथड ये है कि पेरेंट्स आपको डांटेंगे, आप उनकी सुनते रहो और डायरेक्ट उनको रिजल्ट लाके दिखाओ। पेरेंट्स को बता दो ना, लास्ट ईयर भी तो मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, नीट में कहां आए, इस बार मुझे नीट के लिए कोशिश करने दो, सर को फॉलो करने दो। और अगर आपके पेरेंट्स ना माने तो मैं बता देता हूं, उनको मेरी ये वीडियो दिखा देना, यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक? ये मेथड है। फिर भी ना माने, मेरी बात कराओ, मैं समझाऊंगा। क्योंकि देखो, कोचिंग में स्कोर करने से, अच्छे मार्क्स लाने से नीट में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। और वैसे भी मैं आपको क्लियर बता देता हूं, देखो कोचिंग के मॉक टेस्ट में किसी बच्चे के 600, 650, 680 आ रहे हैं, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो नीट एग्जाम में टॉप करेगा। क्यों? क्योंकि कोचिंग के टेस्ट को बच्चा रिवाइज करके देता है। तो जो आज आपने रिवाइज किया है कल वही एग्जाम में आ गया तो आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। क्या नीट एग्जाम से एक दिन पहले आप पूरा रिवीजन कर पाएंगे? नेवर। एक पॉइंट। दूसरा, जब भी कोचिंग का मॉक टेस्ट आता है उससे 1 या 2 दिन पहले कोचिंग के टीचर क्या बोलते हैं, बेटा चेक करता हूं आपकी प्रिपरेशन कैसी है। और वो चेक करने के चक्कर में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप आंसर करते हैं। वो 10-12 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं जो नेक्स्ट डे टेस्ट में आने होते हैं। अब मान लीजिए एक टीचर ने आपको 10 क्वेश्चन ऐसे बता दिए जो नेक्स्ट डे आपके टेस्ट में आएंगे, कितने नंबर बन गए? 40। और तीनों सब्जेक्ट के एक टीचर ने अगर आपको 10-10 क्वेश्चन बता दिए, कितने बन गए? 120। मान लीजिए कोई 400 वाला बच्चा है, 400 मार्क्स आने थे रियल में, 120 का तो शनिवार को मास्टरों ने बता दिया, कितने हो गए? 520। जब पेपर में 120 बढ़ते हैं ना तो तुक्के भी सही जाते हैं, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो फिर 520 वाला आराम से 550, 600 प्लस 650 प्लस तक स्कोर करता है और फिर बोलते हैं हमारे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। तुम्हारे बच्चे के मार्क्स कोचिंग के मॉक टेस्ट में आए ही नहीं थे, मास्टर के आए थे। क्यों? क्योंकि मास्टर को चाहिए फीडबैक। मास्टर का जब अच्छा फीडबैक आता है तो सैलरी बढ़ती है। आप एक बात बताओ, किसी भी टीचर ने आपसे एग्जाम के बाद बात करी क्या? आपके कोचिंग के मॉक टेस्ट से पहले आपको आपकी टेंशन क्यों लेता था? क्योंकि सैलरी की टेंशन थी।
कितने टीचर ने आपसे बात करी कि बेटा तेरे को 680 आते थे, नीट में भी 680 आने चाहिए थे? एक ने भी बात नहीं करी, क्योंकि सैलरी इंक्रीमेंट हुआ और छुट्टी। ये प्रोसीजर है कोटा कोचिंग का, तो इससे अपने को बचना है। ये जाल है, इसी में फंसे रहोगे। ये बात पेरेंट्स को समझा दो। तो अगर नीट एग्जाम में स्कोर करना है, जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं वो फॉलो करना। जैसे हम कुछ गलतियां करते हैं, गलतियां क्या करते हो? देखो स्ट्रेटजी बाद में है, पहले अपनी गलतियां स्वीकार करो। गलतियां स्वीकार नहीं करोगे तो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। सबसे पहली गलती बच्चा क्या करता है? बिना प्लानिंग के टेस्ट देना। आपने लास्ट ईयर कोई प्लानिंग की थी क्या? प्लानिंग की थी क्या? कोई प्लानिंग नहीं की। इस बार प्लानिंग मैं बना के दूंगा। तो बिना प्लानिंग टेस्ट करोगे तो अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे। दूसरा, वहीं अगर हम बात करें, भाई आपने कभी भी टेस्ट बिना रिवीजन नहीं दिया। आप हर बार क्या करते थे? टेस्ट रिवीजन करके देते थे। तो रिवीजन करके देते, एक आदत पड़ गई, एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस रिवाइज करके जाऊंगा तभी मेरे 600 प्लस आएंगे, 650 आएंगे। लेकिन नीट के टेस्ट से पहले 2 दिन पहले रिवीजन नहीं हो पाया, तो पेपर में क्या हुआ? एंजाइटी हुई, यार मैं अच्छे से पूरा रिवाइज नहीं कर पाया, पता नहीं मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। अरे पेपर से पहले ही डरे हुए हो क्योंकि रिवीजन नहीं हुआ, तो मार्क्स कैसे आएंगे? तो डे फर्स्ट से ऐसी हैबिट बनाओ कि बिना रिवीजन के आप टेस्ट में स्कोर कर सको। तो इस बार हमें रिवीजन नहीं करना है। समझे या नहीं समझे? और तीसरा, आपके कोचिंग वाले फैक्टर तो थे ही, टीचर ने हमेशा आपको रिवीजन कराया। आपके एग्जाम में जो 10 अच्छे क्वेश्चन आने वाले थे वो आपको वैसे ही बता दिए, और आप उनको नेक्स्ट डे टिक करके आए। बातों ही बातों में बता देते हैं, बेटा चेक करता हूं आपका रिवीजन कैसा है, चेक करता हूं आपको कितना आता है। वो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कर रहा था। तो ऐसे जाल में हमें नहीं फंसना है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, मान लीजिए आपके कोचिंग का टेस्ट का टाइम था 2 से 5, 2 to 5 PM, आप क्या करते हो? सुबह उठे, संडे को सुबह उठ के पढ़ना स्टार्ट करते हो। नहीं, कपड़े बाद में धोएंगे, घर पे आके टेस्ट के बाद धोएंगे, है ना? ऐसा ही ठीक। आधे तो नहाते भी नहीं है टेस्ट के चक्कर में, टाइम बचा लेता हूं, रिवीजन कर लेता हूं, बाद में आके नहाऊंगा। ठीक, पूरा दिन रिवीजन करते हो, और जब 12:30 1 बजता फिर आपको याद आता है, अरे यार भूख लगी, खाना खाया ही नहीं। आप दौड़े दौड़े मेस में जाते हो। मेस में संडे के दिन भीड़ मिलती है, और फिर मेस में ही आपके ना लगभग 1:45-2 बज जाते हैं। फिर भागे भागे आप टेस्ट में आते हो। क्या ये सिचुएशन आपके साथ एग्जाम डे थी क्या? नहीं थी ना? तो आप जाकर के वहां पे 2 से 5 बैठ गए। आपकी सीटिंग प्रैक्टिस कितनी हुई? 3 आवर्स की। नीट में कितने बजे बैठ गए थे? आप में से मैक्सिमम लोग 11, 11:30, 12 बजे तक सब बैठ गए थे। आपकी 5 घंटे की सीटिंग होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस आपकी कितनी है? 3 घंटे की। विराट कोहली ने प्रैक्टिस की एक मैच में। विराट कोहली ने वर्ल्ड कप के लिए प्रैक्टिस की कि 120 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 110 किलोमीटर की बॉल्स पे छक्के मारे जा रहा है। लेकिन क्या हुआ? वर्ल्ड कप में 150 की बॉल आ रही है। खेल पाएगा क्या? आपकी प्रैक्टिस 3 घंटे बैठने की है, और वहां जाकर के आप एग्जाम के दिन 5 घंटे बैठते हो, तो क्या जादू हो जाएगा क्या एग्जाम के लास्ट दिन? ये गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? इस बार जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे, 3 अगस्त को आपका पहला बीट का टेस्ट है। ठीक, 3 अगस्त को हमारा पहला बीट का टेस्ट है। तो आप आदत डालो, अगर 2 से 5 वाली शिफ्ट में आप आ रहे हो, 2 बजे नहीं आना है। कम से कम आप 1 बजे आकर के बैठ जाओगे, और 1 घंटा उस टाइम आप सिर्फ सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे। चुपचाप शांत बैठे रहेंगे, ना किसी से बात करनी है, ना इधर उधर देखना है। आपको यह मानना है कि आपका नीट का ही एग्जाम है। नीट के एग्जाम में सिचुएशन कैसी थी? क्या क्या ख्याल आ रहे थे? फिजिक्स टफ आ गई तो, बायो आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया तो, केमिस्ट्री में ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिए तो, ऑर्गेनिक में रिवाइज नहीं करके आ, क्या क्या विचार आ रहे थे? उन विचारों को आज ही कंट्रोल करना सीखो। कैसे? आओ, अपने क्लास में बैठो, अपनी सीट पे आके बैठो और शांत बैठो, हाथ पैर खुला करके बैठो, ऐसे रिलैक्स, लॉन्ग ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। ठीक, उस टाइम फिर भी आपके थॉट्स आएंगे, थॉट्स को आप रोक नहीं सकते हो। ओनली लॉन्ग ब्रीदिंग से थॉट्स नहीं रुकेंगे, आपके माइंड में फिर भी नेगेटिव थॉट्स आएंगे। यार सर ने जो बोला था मैं रिवीजन तो नहीं करके आया, अगर इस बार फिर मार्क्स कम आए तो मम्मी पापा डांटेंगे, है ना? मैं बायो तो पढ़ा है लेकिन मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ रखा, केमिस्ट्री का तो बिल्कुल भी फॉर्मूला भी नहीं देखा, सर पापा बोलेंगे यार केमिस्ट्री की तूने कोचिंग भी लगा रखी, इस बार भी तेरे मार्क्स कम आए। तो ऐसे नेगेटिव विचार आएंगे। उस टाइम पे आपको क्या करना है? नेगेटिविटी नेचुरल है, उसको आने दो। क्या करेंगे फिर? आप पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव कैसे सोचना है? अपनी लाइफ के बारे में, अपने स्कूल टाइम को याद करो। आप कितने अच्छे स्टूडेंट थे, आपको टीचर कितना याद करते हैं आज भी। आपके टीचर बोलते कि आप अच्छे स्टूडेंट थे। आपके मम्मी पापा ने भी कभी आपकी तारीफ की होगी, मैंने आपकी कभी तारीफ की होगी, आपके दोस्तों ने आपकी तारीफ की होगी। अपनी लाइफ के जो अच्छे अचीवमेंट्स है उस 1 घंटे में वो याद करो। ओनली पॉजिटिव सोचो और लॉन्ग ब्रीदिंग करो। तो इससे ना आपकी एनर्जी बूस्ट होगी, और जब एनर्जी बूस्ट होगी 3 घंटे में एफिशिएंसी अच्छी आएगी। और ये हैबिट जब आज डालोगे ना, तभी 3rd में 2026 को कर पाओगे।
मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को बोला था, लास्ट ईयर बच्चे क्या करते, मेरी बात मानते, लेकिन फिर भी कितने बजे आते, 1:40 पे। तो अगर आपने मेरी बात 30% मानी तो रिजल्ट भी 30% आएंगे। अगर मैंने 1 बजे बोला ना तो 1 बजे आओ। समझे या नहीं समझे? ये बड़ी गलतियां हैं। 5th मिस्टेक, पेपर अटेम्प्ट करेंगे, घर जाके पेपर फेंक दिया, नंबर कम आए और रो रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, दोस्त के पास जाके उसको बता रहे मेरे नंबर कम आ गए, मम्मी पापा का फोन नहीं उठा रहे हैं। इससे क्या होगा, नंबर बढ़ जाएंगे या स्कोर इंप्रूव हो जाएगा नीट में? अगर नंबर कम आए हैं, एक्सेप्ट करो कि मेरे से पेपर में गलतियां हुई है, उन गलतियों का एनालिसिस करो, किस किस टाइप की गलतियां हुई है, उन गलतियों को उसी दिन लिखो और लिख लिख के रिवाइज करो। बीट टेस्ट सीरीज की एक अलग कॉपी लगानी है आपको रिवाइज करने के लिए। समझे नहीं समझे? तो ये 5 वो गलतियां जो आपने लास्ट ईयर सब बच्चों ने की, एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसने नहीं की हो। बताओ कौन सा है जिसने हर टेस्ट की मिस्टेक लिखी थी, जो हर टेस्ट से पहले 1 घंटा पहले जाके अपने एग्जाम हॉल में बैठ जाता था, वो बच्चा जिसने हर टेस्ट विदाउट रिवीजन दिया है, वो बच्चा जिसके टीचर ने टेस्ट रिवाइज नहीं करवाया था, वो बच्चा जो पूरी प्लानिंग के साथ टेस्ट अटेम्प्ट करता था। है कोई बच्चा आप में ऐसा? अगर आप में से ऐसा कोई बच्चा होता तो आज नीट एग्जाम का टॉपर होता। अगर आपको नीट 2026 का टॉपर बनना है तो ये गलतियां इस बार मत करना। समझे या नहीं समझे? तो स्टार्ट करें, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कैसे करना है। ठीक, देखो सबसे पहले भाई जैसा मैंने बोला, आपके मम्मी पापा को भी आप ये बात समझा देना। आप अपने मम्मी पापा को मेरी ये वीडियो दिखाओगे, वो अपने आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के 300 मार्क्स आए पहले टेस्ट में, मैं कहता हूं आप 300 मार्क्स लाओ विदाउट रिवीजन, प्योर अपने खुद के जो कुछ आपको याद उससे। अगर आपके पहले टेस्ट में 300 मार्क्स आ जाते हैं, बीट का पहले टेस्ट में, आपके टोटल कितने टेस्ट होंगे? 30। हर टेस्ट में अगर आप 10 मार्क्स भी बढ़ाएंगे, कितने हो गए टोटल? 600 मार्क्स हो गए ना लास्ट में आते आते। सोचो लगातार आपका टेस्ट का स्कोर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, लगातार बढ़ता जा रहा है, और लास्ट में 600 आ गया। लास्ट ईयर क्या हुआ था, कोचिंग के टेस्ट में 680 आया था, घटते घटते लास्ट में 350 आ गया था, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ था। बीवाइज में उल्टा होगा, 300 से हम इसको 600 लेके जाएंगे। भले ही पहले दिन आपके मम्मी पापा आपको डांटेंगे, लेकिन नीट के बाद आपकी पीठ थपथपाएंगे, ये बोलेंगे कि मुझे भरोसा था मेरा बच्चा कर सकता है। कब? जब आप ये स्ट्रेटजी अच्छे से फॉलो करोगे। पहले टेस्ट में भले ही 300 आए, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाएंगे, हर टेस्ट में 2 क्वेश्चन और सही करते जाएंगे और 600 लाके दिखाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे ऋषिका अग्रवाल ने करके दिखाया। उस बच्ची के पहले टेस्ट में 320 प्लस आए थे, लेकिन वो कभी भी घबराई नहीं। वो एक एवरेज स्टूडेंट थी, वो कोई टॉपर स्टूडेंट नहीं थी। उसने बस सारी बातों को अच्छे से फॉलो किया। टेस्ट विदाउट रिवीजन देना, हर टेस्ट की मिस्टेक को लिखना, डेली अपने मिस्टेक का एनालिसिस करना, स्क्वायर टेबल क्यूब लिखना, और फाइनली 522 है नीट 2025 जैसे टफ एग्जाम में। 29,000 रैंक है, वेस्ट बंगाल स्टेट है, मिल जाएगा आराम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आपको भी मिल जाता अगर आपने अच्छे से फॉलो किया होता। लेकिन इस बार ये गलती नहीं करनी अपने को। समझे या नहीं समझे? तो हम ये प्लान करेंगे कि 300 मार्क्स लाएंगे पहले टेस्ट में, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक, अब 300 मार्क्स आ गए, आप क्या कोशिश करते हो? पहले ही टेस्ट में हर बच्चा सोच के आता है कि मैं 650 लाऊंगा। तू 650 लाएगा तो मैं क्या करूंगा? ताले बेचने आए होंगे यहाँ पे। हाँ, और क्या? अगर तुम लोग मार्क्स ले आओगे तो हम लोग पागल हैं क्या? और बीवाइज के बीट में तो भूल जाओ 650, गलती भी मत करना। पिछली बार वालों से पूछ के देख लो, कहीं यहां 650 के चक्कर में आओ, धोबी पछाड़ मिलेगी तुम्हें नहीं। अच्छे अच्छे लोगों से हमारा टेस्ट अटेम्प्ट करवा लेना, ठीक है? तो सीधी सी बात है, 650 की कोशिश मत करो। मैं कहता हूं तुम पहले टेस्ट में सिर्फ 300 नंबर लाओ। 300 नंबर के लिए पता क्या करना है? सिर्फ 75 क्वेश्चन सही करने हैं। लेकिन क्या आपके 75 सही हो जाएंगे? फिर भी कुछ तो मिस्टेक होगी। तो पहले टेस्ट में कोशिश करो, सर हम सिर्फ 90 क्वेश्चन करेंगे। कितने करेंगे? सिर्फ 90 क्वेश्चन करेंगे। फिर आने वाले हर टेस्ट में आप सिर्फ 5 क्वेश्चन बढ़ाते जाना, या 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बढ़ाना, हर टेस्ट में 10 मार्क्स बढ़ाना। तो अपने आप 30 टेस्ट के बाद 600 हो जाएंगे, और जिसके बीट के लास्ट मेजर में 600 आ जाएंगे, मैं लिख के दूंगा उसके 650 प्लस नीट में, गारंटी के साथ लिख के दूंगा। और 650 प्लस पे इस बार 1000 रैंक आ जाएगी ऑल इंडिया में। ये बात भी नोट कर लो। समझे या नहीं समझे? तो ये गलती नहीं करोगे ना? नहीं, 300 आते पापा पहला टेस्ट तक गलती हो गई, इस बार तो मैं आपको ना 600 650 लाके दिखाऊंगा। देखो 650 फायदा नहीं है। आपके कोचिंग में भी तो आते थे। कोचिंग, कोई भी कोचिंग है कोटा की, पहले टेस्ट में बच्चे कितने मार्क्स आते हैं? 680 आएंगे, 650 आएंगे, है ना, 600 प्लस आएंगे। ये कब तक आते हैं? 3 महीने तक। 3 महीने तक किसी भी कोचिंग के टेस्ट में बच्चे का अच्छा स्कोर आता है। क्यों आता है? क्योंकि 3 महीने तक धीरे धीरे पढ़ाया जाता है। 3 महीने तक इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि 3 महीने के बाद फी रिफंड नहीं होगी। जैसे ही फी सेफ हुई
उसके बाद अपना रूप दिखाना स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर 10 लेक्चर में कराना उसको 4 लेक्चर में कराएंगे, क्योंकि 3 महीने तो कुछ पढ़ाया नहीं। और फिर टेस्ट भी टफ बनाएंगे। उनको मतलब थोड़ा है, उनको तो बस ये दिखाना है हम टेस्ट अच्छा बनाते हैं, हम पूरा सिलेबस कराते हैं। और फिर बच्चे के मार्क्स गिरते 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 लास्ट में 350 आते हैं। अब जिसके मेजर टेस्ट में 350 मार्क्स आ रहे हैं, उसके नीट में कैसे आएंगे भाई? तो हम उल्टा करने जा रहे हैं, 300 से 600 जाएंगे। समझे या नहीं समझे? इसके बाद अब जब भी हम टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, जैसा मैंने बोला भाई, आप है ना 1 बजे आके बैठ जाओ, है ना, और 2 बजे जैसे ही आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, सीधा टेस्ट स्टार्ट मत करो। आप गलती करते हो, आप सीधा क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हो। यार एक बार पेज पलट के देख लो, बायो के, केमिस्ट्री के, बस 2 या 3 मिनट, ज्यादा टाइम मत लगाना, 2 से 3 मिनट। पहला काम आपका ये होना चाहिए, पेज पलट के देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई क्वेश्चन गायब है। समझे कि नहीं समझे? अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर जब हम पेज पलट के देखते हैं हमें लगता है कि फिजिक्स टफ आई तो फिर घबराहट हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, आपने पेज पलट के देख लिया और घबराहट हो गई, क्या तुम्हारा जब सामने क्वेश्चन आएगा तब नहीं होगी? ये घबराहट 1 घंटे के बाद भी होगी। तो पहले ही देख लो उसको। उसका फायदा क्या होगा? अगर आपको दिख गया फिजिक्स के क्वेश्चन टफ नजर आ रहे हैं तो आप प्लान कर जाओगे, हाँ यार 2025 का पेपर टफ आया था, तो अच्छी बात यह कि हम बायो और केमिस्ट्री सही से कर ले। किस किसने पेपर देख लिया था पहले पलट के? पूरे पेज देखे थे? देख लिया पक्का? वेरी गुड। कुछ फायदा हुआ उस चीज का? सिर्फ घबराहट हुई। 2025 में घबराहट हुई ना, तो इस बार तैयार रहना कि भाई अगर पेपर टफ आ रहा है तो हमें प्लान चेंज करना है, कम कट ऑफ जाने वाली है, और पेपर इजी आ रहा है तो हमें स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। ठीक, तो पेपर पलट के देख लिया करो एक बार। फिर जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, सबसे पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। कोई भी महान आदमी, फिजिक्स का टीचर आकर के आपको ये बोल दे फिजिक्स अच्छी, तो फिजिक्स पहले कर सकते हो, झूठा है, बेवकूफ बना रहा है, गलत बोल रहा है, नहीं करनी है, नुकसान होगा। देख लो जिन बच्चों की अच्छी फिजिक्स थी क्या हुआ। एक बच्चा आया मेरे पास, अभी आया कल परसों, उसके 112 नंबर है फिजिक्स में, उसने पहले फिजिक्स कर ली, 112 नंबर है फिजिक्स में। नीट में 452 है, मेरे एक बच्चे के 102 है, नीट में 599 है। बताओ कौन अच्छा है? इसको भी छोड़ दो तुम, एक के 55 है, तुम्हारे सामने आया था, नीट में कितने हैं? 524। बताइयो भाई। तो फैसला आपको करना कि पहले क्या करना है। पहले बायो करो, फिर केमिस्ट्री करो, फिर फिजिक्स करो, ऑर्डर यही रहेगा चाहे कोई सा पेपर टफ आया है। फिर इसके बाद पेपर हमें 3 अटेम्प्ट में करना है। 3 अटेम्प्ट में कैसे? पहले अटेम्प्ट में हम सिर्फ वो क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चन, अच्छा देखो एक बात सोच लेना, मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करना आसान नहीं है, बोल्ड बच्चे कर पाएंगे, ठीक, हर बच्चे की बस की बात नहीं है। जो फॉलो कर लेता है उसके नंबर भी आ जाते हैं, हर बच्चा फॉलो भी नहीं कर पाएगा, मैं पहले ही बता देता हूं। बोल्ड बनना पड़ेगा, इसके लिए आपको पेरेंट्स की सुननी ही पड़ेगी, पेरेंट्स को समझाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मार्क्स कम भी आएंगे, स्ट्रेटजी पक्का कम आएंगे, जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं उससे, इससे मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे लेकिन नीट में अच्छे आएंगे। ठीक, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ हम वो क्वेश्चंस करेंगे, कौन से? जो हमें पक्का आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोल दूं व्हाट इज द ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हैलोजेंस, सबसे ज्यादा Cl2, फिर Br2, फिर F2 और उससे कम I2, सबको पता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन की होती है, सबको पता है। ऐसे क्वेश्चन जो आपके 20 से 30 सेकंड में हो जाएंगे, वो पहले अटेम्प्ट के क्वेश्चन कहलाएंगे। समझ आया? नेक्स्ट, सेकंड अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन आएगा जो आपको आता है, लेकिन उस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला अप्लाई करके देखना पड़ेगा, सिंगल फॉर्मूला, यानी 2-3 स्टेप की कैलकुलेशन है, यानी 40 से 50 सेकंड जिस क्वेश्चन में लगेगी। ठीक, जैसे फिजिक्स में मान लीजिए डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टेट का क्वेश्चन आया है तो हो जाएगा आपका दूसरे अटेम्प्ट में। अब मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टेट में मैग्नेटिज्म भी मिक्स कर रखा है, वहीं पे कहीं पे रोटेशन भी डाल रखा है, फिर भाई दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन है, वो नहीं है सेकंड अटेम्प्ट का। आपके मैग्नेटिज्म भी दे रखा है और उसने साथ में लीनियर मोशन भी दे रखा है और एसएचएम भी दे रखा है, अब कर लो इसको दूसरे अटेम्प्ट में। तीसरे अटेम्प्ट का क्वेश्चन है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नया क्वेश्चन है, आपको मैकेनिज्म लिख के देखना पड़ेगा, दूसरे अटेम्प्ट का क्वेश्चन नहीं है, तीसरे अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। पहला अटेम्प्ट का क्वेश्चन वो होता है जो जल्दी हो जाए। चलो मैं एक और बताता हूं, नेक्स्ट थर्ड अटेम्प्ट में कौन सा आएगा? बोलो। ऐसा क्वेश्चन जो पहली बार देखा है, जो लेंथी है, जिसमें 4-5 कॉन्सेप्ट मिक्स है, ठीक, यानी जो आपकी लगभग 90 सेकंड से 2 मिनट कम से कम खाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें 4-5 मिनट लगती है, या सीधा बोल दो जिसमें 60 सेकंड प्लस लगेगा यार, 1 मिनट प्लस जिसमें लगेगा, दैट विल बी थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन।
तो सीधी एक बात पहचान लो, पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन वो होता है जिसमें आपको पेन ना उठाना पड़े, डायरेक्ट देखते आपको फॉर्मूला याद है या डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन पूछ रखी है। दूसरे अटेम्प्ट का वो क्वेश्चन जो आपको 100% आता है लेकिन इसमें छोटी मोटी कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी, एक दो स्टेप रिएक्शन का लिख के देखना पड़ेगा। तीसरे अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन आएगा जिसमें कॉन्सेप्ट मिक्स्ड है, दो तीन कॉन्सेप्ट मिक्स है, आपने पहली बार उस पैटर्न का क्वेश्चन पढ़ा है। तो ऐसे आप पेपर को 3 अटेम्प्ट में करेंगे। समझ आया कि नहीं? जिसने पेपर 3 अटेम्प्ट में कर लिया, जिसने पेपर 3 अटेम्प्ट में कर लिया उसकी आराम से टॉप 100 में रैंक आ जाएगी। टॉप 100 की बात कर रहा हूं। और जो अच्छे से 2 अटेम्प्ट कर लेगा वो आराम से टॉप 5000 10,000 में आ जाएगा। और जो एक अटेम्प्ट सही से कर लेगा वो आराम से 20-25 हजार रैंक के अंडर आ जाएगा। और जो एक अटेम्प्ट भी सही से नहीं कर पाएगा उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। देख लो लास्ट ईयर आपके साथ क्या हुआ है, आपसे ढंग से एक अटेम्प्ट भी नहीं हुआ लास्ट ईयर। भले ही आपने दूसरा किया होगा लेकिन पहले में ही घबरा गए थे आप। समझे या नहीं समझे? तो ऐसे करना आपको, कोई डाउट नहीं। अब यहां देखना, मान लीजिए बायोलॉजी में आपने पहले अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चन किए, कितने कर लोगे देखते ही? 50 तो हर बच्चा कर लेगा या कितना? 60 हो जाते 30 सेकंड में, अंडर 30 सेकंड 60 क्वेश्चन हो गए। केमिस्ट्री में देखो 15 क्वेश्चन तो आएंगे इनऑर्गेनिक के, 15 ऑर्गेनिक के और 4-5 आएंगे फिजिकल के, जो देखते ही हो जाते हैं। 30-35 क्वेश्चन हो गए। इनमें से आप कितने कर सकते हो? 30 आराम से, पक्का 30 लिख लूं? चलो 25 लिख लेता हूं, ठीक। फिजिक्स में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? थियोरेटिकल क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, कितने? 10-15 क्वेश्चन तो मिलते हैं, तो वो 15 ही करना। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? 100 क्वेश्चन हो गए। देखो पहले अटेम्प्ट में देखते ही आपके बायो के 60 क्वेश्चन हो गए विद इन 30 सेकंड। कितना टाइम लगेगा इन क्वेश्चन को करने में? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट। केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन करने में मैक्सिमम 15 मिनट। अरे भाई 20 मिनट लिख ले। फिजिक्स के 15 क्वेश्चन करने में 15 मिनट। तीसरे अटेम्प्ट का क्वेश्चन है क्या? चलो फिर भी 15 मिनट लिख ली, ठीक। टोटल कितना टाइम लग गया? 65 मिनट। मैं मानता हूं 70 मिनट लग गए आपको। ये वो क्वेश्चन है जो श्योर आपको आते हैं और आपके सही भी होंगे। 100 क्वेश्चन कर लिया आपने कितने मिनट में? 70 मिनट में। कितने मार्क्स हो गए? 400। कितने मिनट में? 70 मिनट में। कितने मिनट बाकी है? 110 मिनट। कितने मार्क्स और चाहिए? 200 और चाहिए। अच्छी रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए क्या 200 नंबर और नहीं ला सकते अगले 110 मिनट में? 50 ही तो क्वेश्चन करने हैं। लेकिन ये करोगे तब तो, मतलब प्रॉब्लम तो यही है ना सर, पता ही नहीं चलता कौन सा है पहले अटेम्प्ट का। बोलो यस या नो, यही तो होता है, ठीक। बताता हूं अभी। पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन जब भी करोगे, पहले अटेम्प्ट की बायो करी तो बायो की ओएमआर भर देना। फिर क्या करना, जब ओएमआर भर रहे होंगे 60 क्वेश्चन करोगे तो 60 क्वेश्चन में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ना, 5, 6, 7, 8, 10 मिनट ओएमआर भरते टाइम। तो उस टाइम पे लॉन्ग ब्रीदिंग करना है। लॉन्ग ब्रीदिंग, सोचना नहीं है कुछ भी, क्योंकि जो क्वेश्चन देखे ना, नहीं तो फिर केमिस्ट्री में वो याद आते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं होता भाई, आप केमिस्ट्री का पेपर सोल्व कर रहे हो और बॉटनी का क्वेश्चन पीछे याद आ रहा है। क्यों? क्योंकि लगातार आप एक अटेम्प्ट में सारे क्वेश्चन करते हो। अगर आप पहले अटेम्प्ट के बायो के 60 क्वेश्चन करने के बाद ओएमआर फिलअप करेंगे और ओएमआर फिलअप करते टाइम लॉन्ग ब्रीदिंग करेंगे, आपका ब्रेन फ्रेश हो जाएगा। और फ्रेश ब्रेन से जब आप केमिस्ट्री करेंगे तो आपका दिमाग बायो में नहीं जाएगा, सिर्फ केमिस्ट्री क्वेश्चन में रहेगा। फिर केमिस्ट्री के पहले अटेम्प्ट के आपने 20-25 क्वेश्चन किए, लॉन्ग ब्रीदिंग करते हुए इसकी ओएमआर फिलअप करो। अब फ्रेश माइंड से फिजिक्स स्टार्ट करो। फिजिक्स पूरा हो गया, फिर ओएमआर फिलअप करो लॉन्ग ब्रीदिंग करते हुए। फिर फ्रेश माइंड से सेकंड अटेम्प्ट स्टार्ट करेंगे। समझ आया कि नहीं? आप पहले अटेम्प्ट में सब्जेक्ट वाइज ओएमआर फिलअप करेंगे, दूसरे अटेम्प्ट में साथ की साथ ओएमआर फिलअप करेंगे, तीसरे अटेम्प्ट में भी साथ की साथ करेंगे। बोलो कोई डाउट है क्या? अच्छा एक डाउट और, जब हम ओएमआर भरते हैं, ओएमआर में आपके ऐसे ऑप्शन रहते हैं ना, 1, 2, 3, 4। हर टीचर आपको ये बोलता है ओएमआर भरते टाइम ध्यान रखना, ओएमआर में खाली स्पेस नहीं छूटना चाहिए, पेन गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए, यही बोला जाता है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, जब आप ओएमआर फिलअप करेंगे आपको ऐसे फिलअप करना है, जैसे 3 लिखा ना, तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है, इसको पूरा कर दिया ऐसे। इसके बाद ना आप जल्दी जल्दी करके छोड़ दो, थोड़ा बहुत स्पेस खाली रह गया, पेन अगर बाहर चला गया, आपका 100% चेक होगा। बस ये ध्यान रखना है, जो गोले में डिजिट लिखा है वो दिखाई नहीं देना चाहिए, इतना छोड़ दोगे चेक होगा। 75% भी अगर फिलअप होगा ना, चेक होगा। थोड़ा बहुत बाहर चला जाएगा फिर भी चेक होगा, ये गारंटी है मेरी।
आप देखो ना, आप क्या पूरा 100% भर के आए थे? नहीं, कुछ तो खाली रहे होंगे। सारे क्वेश्चन चेक हुए आपके, बस जो लिखा ना अंदर वो नहीं नजर आना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान दें। बोलो कोई डाउट है क्या? ये ओएमआर भरने का बेस्ट मेथड है। समझ आया? फिर इसके बाद हमें क्या करना है? ओएमआर भरते टाइम कई बार ना रोल नंबर में गलती हो जाती है। आप ओएमआर फिलअप करते हैं, रोल नंबर में कुछ मिस्टेक हो गई, या आपने कोई रोल नंबर का सर्किल रॉन्ग फिलअप कर दिया, तो उसी टाइम हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोचिंग के टीचर आपको बताते हैं ओएमआर में सबसे पहले रोल नंबर ध्यान से भरना, रोल नंबर के सर्किल सही से करना। अगर रोल नंबर गलत हो गया ना बेटा, पेपर चेक नहीं होगा। बताओ आज तक कौन सा ऐसा बच्चा जिसका पेपर चेक नहीं हुआ रोल नंबर गलती की वजह से? जानते हो किसी को? ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि आपकी जो ओएमआर चेक होती है ना, उसमें क्या रहता है? आपकी ओएमआर में एक बार कोड रहता है, और जब आपका एडमिट कार्ड बनता है ना, आपके एडमिट कार्ड के साथ ही आपकी ओएमआर बन जाती है। आपके एडमिट कार्ड से आपके रोल नंबर से बार कोड जुड़ा होता है, और इस बार कोड से ही आपके पेपर का कोड जुड़ा होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका सीटिंग प्लान होता है। 24 बच्चे बैठे एक हॉल में, तो उनको ना वैसे ही वो सीट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो सबका मतलब फिक्स होता है कौन सा रोल नंबर है, कौन सी ओएमआर मिलेगी और कौन सा कोड मिलेगा। तो कभी भी अगर आपका रोल नंबर गलत हो गया तो आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। मैंने YouTube पे एक वीडियो अपलोड कर रखी है, 3 लाख बच्चे देख चुके हैं उसको, और वो हर बच्चा आके वही कमेंट करता है, मेरा रोल नंबर गलत हो गया था लेकिन मेरा ओएमआर चेक हुआ है। होगा चेक, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, डरना नहीं है। डरपोक लोगों की बात सुनते कोई दिक्कत नहीं है, तू खाली छोड़ा ना ओएमआर को, रोल नंबर को खाली छोड़ा इस बार। हाँ, अगर एक क्वेश्चन में 2 गोले भर दिए फिर -1 मिलेगा। साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा होता है आपके क्वेश्चन में। क्या लिखा होता है भाई? जो आपका करेक्ट ऑप्शन है जब आप फिलअप करोगे उसी केस में आपको 4 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज -1। अदरवाइज -1 लिखा होता है ना, बस उसका मतलब यही है। समझे या नहीं समझे? अब हम वापस आते हैं अपने इस पॉइंट पे, कैसे पेपर को 3 अटेम्प्ट में किया जाए। भाई एक काम करना, आज आपने मेरी बात सुन ली, सीधा अप्लाई करना थर्ड में 2026 के दिन। कर लोगे? नहीं, आज से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले टेस्ट से, 3 अगस्त से पहले टेस्ट से प्रैक्टिस करना, बीट के टेस्ट से। ठीक, इधर सुनना मेरी बात ध्यान से भाई। 3 अगस्त को आप जब टेस्ट अटेम्प्ट करने आएंगे, उससे पहले कोई भी आप एक टेस्ट अटेम्प्ट करना पिछले साल का, उसमें आपके 180 क्वेश्चंस होंगे। भले ही आप नीट 2025 का पेपर उठा लेना, नीट 2024 का पेपर उठा लेना, कोई प्रीवियस ईयर पेपर, कोई प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट उठाना, तो उसमें 180 क्वेश्चन को आपको ये लिखना है 30 मिनट में कौन सा क्वेश्चन किस अटेम्प्ट में आप करेंगे। क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, सिर्फ पढ़ने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ा सर मैं इसको दूसरे अटेम्प्ट में करता, दूसरा पढ़ा सर इसको मैं तीसरे अटेम्प्ट में करता, तीसरा पढ़ा सर मैं पहले अटेम्प्ट में, चौथा पहले अटेम्प्ट में, पांचवा सर ये भी पहले अटेम्प्ट में, छठा मेरे से नहीं होता, सातवां मेरे से नहीं होता। ऐसे लिखना है। और ऐसे लिखने की बजाय भी एक काम करना, ओएमआर उठा लेना, उसमें ऑप्शन 1 2 3 होंगे ऐसे। ठीक, मान लीजिए पहला क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट में करते, उसका ओएमआर का ऑप्शन 1 फिलअप कर दो। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए दूसरे सेकंड अटेम्प्ट में करते, सेकंड ऑप्शन फिलअप कर दो। तीसरा क्वेश्चन तीसरे अटेम्प्ट में करते, थर्ड ऑप्शन फिलअप कर दो। चौथा क्वेश्चन मान लीजिए आप छोड़ देते तो फोर्थ गोला फिलअप कर दो। इसका फायदा पता क्या होगा? एक तो ओएमआर भरने की प्रैक्टिस हो जाएगी, और इसके साथ साथ क्या होगा, आप एनालिसिस आराम से कर पाओगे। पहली लाइन में जितने भी गोले भरे गए हैं वो पहले अटेम्प्ट के क्वेश्चन थे, एक साथ काउंट कर दो। दूसरे अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चन करने वाले थे, एक साथ काउंट हो जाएंगे। तीसरे अटेम्प्ट में कितने करने वाले थे, एक साथ काउंट हो जाएंगे। चौथे अटेम्प्ट में कितने करने वाले थे, एक साथ अटेम्प्ट हो जाएंगे। बोलो कोई डाउट है क्या? समझ आ गया? तो ये क्या है? स्मार्ट मेथड है। ओएमआर भरना सीख जाओगे, और इससे कौन से अटेम्प्ट में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो भी एनालिसिस अच्छे से हो जाएगा। एक खास बात, जब आप 180 क्वेश्चंस के सामने ये लिख रहे होंगे 30 मिनट में कि कौन सा क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट में करना, तो इनमें से कोशिश करना 20 क्वेश्चन आपको लीव करने हैं, यानी 20 क्वेश्चन में छोड़ता, यानी मैं सिर्फ 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये पेपर आसान है, मेरे को इसमें से 170 आते हैं, तो चाहे तेरे को 180 आते हैं, तुझे ये छांटने कि 20 क्वेश्चन कौन से छोड़ता पेपर में, अगर यही क्वेश्चन आते तो। इससे क्या आदत बनेगी? इससे आदत बनेगी क्वेश्चंस को तीसरे अटेम्प्ट के लिए छोड़ने की, जो कभी भी नहीं बनती है किसी बच्चे की। तुमसे एक क्वेश्चन नहीं छूटा था पेपर में, छूटा पता क्यों था? क्योंकि तुम्हारी औकात के बाहर था। जानो नहीं क्यों छूटा था? क्योंकि तुम सोल्व नहीं कर पाए। और सोल्व क्यों नहीं कर पाए? 4-4 5-5 बार अटेम्प्ट किया तब भी नहीं कर पाए। जब छोड़ा था तुमने उसको, ईगो कितनी अपने अंदर पता तुम्हें? तुम खुद तो आइडिया भी लगा सकते कितनी ईगो है। क्वेश्चन ये तो सर ने बहुत बढ़िया से पढ़ा था, सर ने डी एंड एफ ब्लॉक तो एक एक लाइन अच्छे से कराया था, छोड़ूंगा ही नहीं। छोड़ने की आदत डालो। समझे या नहीं समझे?
अब जब याद डालोगे ना कि 20 क्वेश्चन तो लीव करना ही करना है, आदत बन जाएगी अपने आप। हर टेस्ट से पहले एक पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट करके आना है, भले ही सिलेबस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि हम उससे टेस्ट में क्या आने वाला वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। समझे या नहीं समझे? अरे विराट कोहली जब टेस्ट प्रैक्टिस करता है, कोई भी प्रैक्टिस मैच खेलता है, वो हर बॉल पे 6 रन नहीं मारता, वो अपने वीक शॉट की प्रैक्टिस ज्यादा करता है। जो उसका वीक शॉट, मान लीजिए उसको पुल शॉट नहीं मारना था, तो वो ज्यादा ध्यान रखेगा कि पुल शॉट मुझे अच्छे से मारना है। तो आपको भी वही ध्यान रखना जो आपकी वीकनेस है। समझे या नहीं समझे? ठीक, तो अब इसके बाद कर लोगे ऐसे, ये प्रैक्टिस हो गई। इसके बावजूद भी पेपर में कई बार क्या होता है, जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते 3-4 मिनट के बाद पता चलता है अरे यार ये क्वेश्चन तो इतनी देर का था ही नहीं, मैंने ज्यादा टाइम लगा दिया। उस क्वेश्चन को उसी टाइम वहीं छोड़ दो, जिद मत करो 1 मिनट में और हो जाएगा। ये भी जिद मत करो कि यार इसका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो नहीं आएगा, सेकंड और थर्ड लगा देता हूं, ये भी जिद मत करो, ये -1 की जिद है। जिद मत करना बस, पेपर में अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? आपको मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, एक बात आप नोट कर दो। देखो, चाहे टॉपर है या ड्रॉपर है, पेपर आपका 2 घंटे और 30 मिनट में अटेम्प्ट हो जाता है। जो बचे हुए 30 मिनट है ना, वो तो टॉपर भी वेस्ट करते हैं और ड्रॉपर भी वेस्ट करते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है, टॉपर बच्चा क्या करता है, ये 30 मिनट लास्ट में वेस्ट करता है, और जो ड्रॉपर होता है ये 30 मिनट पहले 1.5 घंटे में वेस्ट करता है। और इन 30 मिनट में 5 से 6 या 7, 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप बार बार ट्राई करते रहते हो, लेकिन आपसे होना नहीं है। लास्ट में आपको अल्टीमेटली तुक्का मारना पड़ता है, और वो नेगेटिव भी जाता है, टाइम भी खाता है। तो ये जो 30 मिनट है ना, ये आपको टॉपर या ड्रॉपर बनाते हैं। आप चेक करो, पहले 1.5 घंटे में आपने सभी बच्चों ने 25-30 मिनट वेस्ट किए होंगे, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और जो टॉपर बच्चा रहा होगा ना, उसने भी पेपर 2.5 घंटे में किया है, लेकिन वो 30 मिनट कब वेस्ट किए? लास्ट में। तो ये पहचान अपनी कर दो, और वो तब सीखोगे जब आप टेस्ट को अटेम्प्ट करने का सही मेथड फॉलो करोगे। बोलो, कोई डाउट है क्या? ठीक, अब आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया। ठीक, टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आप क्या करते हो? घर भागते हो। घर जाते ही चल मूवी देखने चलते हैं, ये करने चलते हैं, वो करने चलते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है। घर जाकर के सबसे पहले दिमाग तरोताजा है ना, दिमाग में अभी ना अरे यार ये क्वेश्चन इसलिए गलत कर दिया, ये उस टाइम जितना एनालिसिस करो उतना फायदा है। घर जाके आप आराम से ड्रेस चेंज करो, चाय पियो, नाश्ता करो, क्योंकि अभी 3 घंटे मेहनत करके आए हो, ब्रेन की एनर्जी कम हो चुकी है। आराम से नाश्ता करो, चाहे तुम जाकर के एक नैप भी ले लो, लेकिन फिर उसके बाद उसी रात आप बैठ करके इस पेपर का कम से कम इतना एनालिसिस जरूर करो, कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन में तुक्का मारा है, कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं, और जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं वो क्यों रॉन्ग हुए हैं। उसमें फॉर्मूला मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, सेली मिस्टेक है, कॉन्सेप्ट रॉन्ग लगा दिया, या एनसीईआरटी पढ़ के नहीं गए थे, क्या कमी आपकी है? समझ आया कि नहीं? और इस एनालिसिस के बाद मान लीजिए किसी बच्चे ने पहले पेपर में 20 क्वेश्चन मिस्टेक कर दिए, तो इन 20 क्वेश्चंस की मिस्टेक को लिखना है। सर मिस्टेक में क्या लिखें? मैं पहले ही बता चुका हूं। जो बात अपने दोस्त को बताते हो ना, देख यार फिजिक्स में मेरे से ये फॉर्मूला गलत हो गया, यार बायो में है ना, देख इस ऑप्शन में ना एनसीईआरटी की लाइन भूल गया था, इसकी वजह से गलत हो गया। यार केमिस्ट्री में देख सर ने बताया भी था, फिर भी मुझे याद नहीं आया पेपर में। ये 3 ही तो बातें बोली ना आपने एक लाइन में, वो तीन ही बातें उन 3 क्वेश्चन की 3 लाइन में लिख दो, हो गया आपका मिस्टेक नोट डाउन। और पूरा क्वेश्चन लिख के डिटेल में लिखने का कोई फायदा नहीं है। पहले आप डिटेल में लिखते हो, फिर इतनी मोटी कॉपी बन जाती है, उसको कभी रिवाइज नहीं करते। मिस्टेक नोटबुक में सिर्फ मिस्टेक लिखो, समझे या नहीं? बोलो, कोई डाउट है? और उस मिस्टेक नोटबुक को रेगुलर रिवाइज करना है। अगर आप मुझे अच्छे से फॉलो करोगे तो मैं तुम्हारी मिस्टेक नोटबुक यहां पे मंगवाऊंगा, मैं चेक भी करूंगा, तुम्हें तरीके भी बताऊंगा। ठीक, और अगर आप नहीं करोगे तो भाई ठीक है, फीस मुझे दे रखी तुम लोगों ने, जैसे दूसरी कोचिंग को देते हैं बच्चे, मुझे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम सिलेक्शन नहीं चाहोगे तो मैं करवा नहीं सकता हूं, मैं भगवान नहीं हूं। खुद तुम ही नहीं चाहते हो। देखो एक बात क्लियर है, अगर आप अच्छे से टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करोगे, उनकी मिस्टेक नहीं लिखोगे, लिख लो सिलेक्शन नहीं होगा, आज ही लिख लो डे फर्स्ट से। और अगर आप खुद मिस्टेक नहीं लिख रहे हो, इसका साफ साफ मतलब यह कि आप सिलेक्शन नहीं चाहते हो। आप सिलेक्शन नहीं चाहते हो, मैं कौन हूं करवाने वाला? समझे या नहीं समझे? तो इस बात का ध्यान रखना है। एक बच्चे ने पूछा सर मैचिंग क्वेश्चन जो होते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, इनका अटेम्प्ट क्या रहेगा? देखो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं असर्शन रीजन नहीं होते, ये तो मेरे ख्याल में ना आपको सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में करने चाहिए। मैच द कॉलम भले ही अगर आप फुल श्योर हैं तो पहले अटेम्प्ट में कर सकते हो। जैसे केमिकल बॉन्डिंग का मैच द कॉलम आ गया, उसमें क्या ही टाइम लगेगा यार, वो कर सकते हो आप पहले अटेम्प्ट में। नहीं तो ऐसा कर लो, मैच द कॉलम को सेकंड अटेम्प्ट में डाल दो, असर्शन रीजन स्टेटमेंट को थर्ड अटेम्प्ट में डाल दो।
उसको दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में जाएगा वो। भाई पहले तुम्हें 400 नंबर लाने हैं पहले सवा घंटे में किसी भी तरह से। तुम ये जानो पहले सवा घंटे में तुम्हें 100 क्वेश्चन करने हैं, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा यार। तेरे पास इस बार 1.5 घंटे में क्या किया था तुमने? 50 क्वेश्चन नहीं हुए थे, नहीं हुआ ना सिलेक्शन। अब सोच इसके अगर अब इसी का दोस्त है 1.5 घंटे में वो पूरा बायोकेमिस्ट्री करके बैठा था और 497 नंबर है उसके बायोकेमिस्ट्री में। अब इसने फिजिक्स में टाइम लगाया है, फिजिक्स में 90 नंबर इसकी भी, लेकिन गलती क्या कर दी? सारा टाइम फिजिक्स में झोंक दिया। समझा कि नहीं समझा? तो ये गलती अपने को नहीं करनी है। देखो पिछली बार गलतियां हुई वो गलतियां रिपीट मत करो। अब तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारी गलती को अगर रियलाइज नहीं करोगे ना और उससे भागोगे, यार पिछली बार हुई, नहीं 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 बात नहीं करेंगे, पिछली बार गलती हुई है, तो गलती फिर इस बार होगी। गलती को एड्रेस करो, है ना? हुई है तो आगे नहीं होनी चाहिए। बोलो कोई डाउट है क्या? तो एक मिस्टेक कॉपी बनाओ प्रॉपर। मैंने एक वीडियो में बताया भी था आपको अलग से मिस्टेक नोट करने का मेथड, वो क्लास में वीडियो में बताया था ना, वो वीडियो देख ली होगी आपने, क्लास में भी बताया था शायद, तो उसको अच्छे से फॉलो करना। और बोलो कोई डाउट है किसी का? है किसी का कोई पर्सनल डाउट? और 3 अगस्त से आपका पहला बीट का टेस्ट है। मैं कभी भी आपसे मार्क्स नहीं पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि टेस्ट में मिस्टेक कितनी की। सेकंड टेस्ट में मैं पूछूंगा इंप्रूव कितना किया, बस मैं इतना पूछूंगा, मुझे और कोई मतलब नहीं है। बस आपके मम्मी पापा बोलते हैं भाई तुम्हें अगर किसी कोचिंग के टेस्ट में स्कोर करना, दूसरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। अगर बीट ज्वाइन कर रहे हो 3 अगस्त से पहला टेस्ट है, 30 टेस्ट होंगे, ये अच्छे से अटेम्प्ट करना जैसे मैंने बताया वैसे, बिना किसी रिवीजन के। टेस्ट से पहले रिवीजन करके मत आना, रिवीजन करके आओगे ना कुछ नहीं होगा। और टेस्ट से पहले संडे को बिल्कुल भी मत पढ़ना, 1 बजे यहां आके बैठ जाना, लॉन्ग ब्रीथिंग करना। समझे नहीं समझे? ठीक, जो बात मैंने शुरू में बताई थी, टेस्ट से पहले रिवीजन करके मत आना। और कम से कम फ्राइडे और सैटरडे को तो रिवीजन बिल्कुल भी मत करना, ये गलती मत करना। अगर जैसे भाई मैंने आपको बताया, भाई आपके मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा पहले टेस्ट में। अब कोई बच्चा रेगुलर रिवीजन कर रहा है, उसके 4-5 चैप्टर हो चुके हैं, उसने शुरू से रिवीजन कर रखा है, वो करते रहो, वो आपका रेगुलर रिवीजन का पार्ट है। लेकिन टेस्ट के लिए बैठ के फ्राइडे सैटरडे को करंट का नहीं पढ़ेंगे, टेस्ट के लिए पढ़ेंगे। तो फ्राइडे सैटरडे को जो आपने नहीं पढ़ा करंट का, ये बैकलॉग हो गया आपका आने वाले टाइम के लिए। और ये बैकलॉग इकट्ठा होते 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 पूरा ढेर बन जाता है, और दिसंबर में फिर आते हैं 200 नंबर। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए सोचने लग जाते हैं ड्रॉप करना या नहीं करना। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? करंट पे फोकस करो। करंट अगर छूट गया ना, पकड़ में नहीं आएगा। बैकलॉग जो हो गया होने दो, अब करंट की तैयारी अच्छे से करो। टेस्ट में कम नंबर आएंगे कोई बात नहीं, नंबर मेजर टेस्ट में ले आना, लेकिन पहले करंट अच्छे से करो। टेस्ट में मार्क्स लाने के लिए टेस्ट के लिए पढ़ते हो, लेकिन नीट में तो 80 चैप्टर आएंगे, ध्यान रखो इस बात का, ठीक है ना? तो ये 30 टेस्ट जो है ये अच्छे से प्रैक्टिस करना, इनकी एक अलग नोटबुक बनाना, मैं आपको गाइड करूंगा और पक्का सिलेक्शन होगा। पेरेंट्स को ये बात समझाओ कि टेस्ट के लिए पढ़ने के लिए सर ने मना किया है। पिछली बार सबने पढ़ के देखा, नहीं हुआ सिलेक्शन। ठीक, अगर आप वही मेथड फॉलो करोगे जो लास्ट ईयर कर रहे थे, रिजल्ट चेंज नहीं होंगे, लास्ट ईयर के जैसे आएंगे। अगर रिजल्ट चेंज करना है, मेथड चेंज करने होंगे। बोलो कोई डाउट है? ठीक है, चलो फिर अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट करना बिना किसी डर के। आप सिर्फ 300 नंबर लाना, 300 नंबर लाके मेरे पास आ जाना, मैं करूंगा आपको गाइड। ठीक, अच्छा ये बोल रहा कि टेस्ट जैसे फिजिक्स टफ आ गया, अगर टफ पेपर आ गया, भाई टफ पेपर आ गया, कल आपकी कट ऑफ कम जाएगी पक्का। टफ पेपर तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है, सबके लिए है। क्योंकि लास्ट डे क्या होगा, 180 क्वेश्चन मिलेंगे और 180 मिनट होंगे। जो इन 180 मिनट को अच्छे से मैनेज करेगा और इन 180 क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को फ्रेश माइंड से करेगा, वही टॉप में रैंक लाएगा। तो आपको डरना नहीं है। पेपर टफ आ सकता है, फिजिक्स टफ आई थी, केमिस्ट्री टफ आ जाएगी, बायोलेंथी आ जाएगी, डर जाना वहां पे, डरना नहीं है। और अगर आप 30 टेस्ट सही से अटेम्प्ट करोगे ना, ये डर वर सारा निकाल देंगे हम यहीं पे। देखो तो सही तुम एक बार करके। ठीक, थैंक यू।